हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज चैप्टर वाइज मिड टेस्ट सीरीज। अब बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि एक वीडियो टेस्ट सीरीज कैसे बन सकती है, तो बन सकती है अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखे गए 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे। नंबर 1 पॉइंट, डाउनलोड द पीडीएफ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पर जाकर आपको लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको दिए गए होंगे 10 क्वेश्चंस, जिनको आपको खुद करना है विद इन 20 to 25 मिनट्स। जैसा कि मैं लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 के अंदर, डू द क्वेश्चंस इन 20 to 25 मिनट्स। अगर आप लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती है, आपको वहां पर टाइम का भी ध्यान रखना है। आपको कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, दैट इज चेक योर रिजल्ट। आपको अपने रिजल्ट खुद चेक करने हैं और चेक करते हुए आपको अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहना है, आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 विल कैरी 2 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10 विल कैरी 4 मार्क्स, और आपके पास यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 25%। अब मैंने यहाँ पर जो मार्किंग ली है और जो क्वेश्चंस के लेवल लिए हैं वो आपका लेवल है CSIR नेट का और गेट एग्जाम का। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके IIT जैम के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि IIT जैम का जो सिलेबस है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, वो उस सिलेबस के अंदर आपके पास जितने भी टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं आज के लेक्चर के अंदर, वो सारे के सारे आपके पास वहां पर है। तो आई होप कि आप लोग जब टेस्ट दोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप लोग विद इन 25 मिनट्स इन सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे और आप लोग यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आखिर अच्छा स्कोर क्या होने वाला है इस टेस्ट के अंदर। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर 22 मार्क्स या फिर 22 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट। अगर आपका कम स्कोर है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैंने सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं क्वांटम केमिस्ट्री के आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको लेक्चर्स को दोबारा देखना पड़ेगा। प्लीज़ आप लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा ध्यान से, ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को विद इन 25 मिनट्स कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप कि आपने ऐसा स्कोर किया होगा। बाकी आप लोग अपने आंसर्स को अब इस वीडियो के अंदर मैच भी कर सकते हो। जो भी आपकी मार्किंग बनेगी उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर कमेंट करना है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज के इस क्वेश्चन सीरीज को। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ कम्यूटेटर x d/dx ऑन ए फंक्शन fx इज इक्वल टू। तो जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि आपको इसके फॉर्मूले को डायरेक्टली याद करना है कि आखिर कम्यूटेटर ऑफ x इंटू में d/dx का आखिर क्या होता है। तो मैंने आपको वहां पर कहा था कि आपका जो होता है कम्यूटेटर ऑफ x इंटू में d/dx इज इक्वल टू क्या होता है, वो -1 के बराबर होता है। हमने इस चीज को प्रूव भी किया था। वी हैव प्रूव अबव फॉर्मूला इन द क्लास। हमने लेक्चर्स के अंदर इस फॉर्मूले को प्रूव भी किया हुआ है। तो अगर मैं इस कम्यूटेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने वाला हूं तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 इंटू में fx, दैट इज -fx। तो आपके पास यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही। तो छोटा क्वेश्चन था, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का ही आएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, CSIR नेट या फिर आपके गेट एग्जाम के अंदर आया, मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर x² इंटू में px² इज इक्वल टू। आपको यहाँ पर कम्यूटेटर चेक करना है x² और px² का। तो कम्यूटेटर को हमने काफी डिटेल के अंदर पढ़ा है। आई होप कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी याद हो। आपके जो कम्यूटेटर्स होते हैं वो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी को फॉलो करते हैं, और हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर अपने px² को एज px इंटू में px लिख दूंगा, ताकि मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर अपने इस कम्यूटेटर को और भी अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकूं। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, होने वाला है A ऑपरेटर, या पास हो जाएगा B ऑपरेटर, आपस क्या हो जाएगा, C ऑपरेटर हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप लोग यहाँ पर कैसे खोलते हो उसको, A ऑपरेटर इंटू में B ऑपरेटर लिखने वाले हो। A ऑपरेटर बस यहाँ पर क्या है, x² है, आपके पास B यहाँ पर क्या है, px है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो C ऑपरेटर है, ये B के कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट में लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पर लगा दूंगा, यहाँ पर भी राइट के अंदर ही लगा दूंगा। सेम इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, A ऑपरेटर आपके पास ये क्या है, आपके पास होने वाला है A ऑपरेटर, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, C ऑपरेटर हो जाएगा, और आपके पास यहाँ बच गया यहाँ पर ये वाला px, और ये px आपके पास इस वाले px से कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। इसको मैं यहाँ पर भी क्या लगाने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही लगाने वाला हूँ। आई होप कि आपने लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप इस बात को बड़े आराम से समझ पाओगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम के। अगर आपके पास पोजीशन के ऊपर पावर है तो कम्यूटेटर कैसे एक्सपेंड करते हैं, या फिर आपके पास मोमेंटम के ऊपर पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। और कम्यूटेटर ऑफ x² इंटू में px आपस यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस का आयोटा h कट इंटू में
2x। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला या फिर ट्रिक पहले से पता हो, बाकी इसको हमने लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आपस से पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा एच कट 2x इंटू में px, आपस यहाँ पर क्या था एज इट इज बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, px इंटू में प्लस का आयोटा एच कट 2x, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर इंटू में px ही है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको भी यहाँ पे सोल्व कर दिया है, प्लस का आयोटा एच कट इंटू में 2x। और जब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करूँ, बस यहाँ पर क्या बन जाने वाला है पूरा की पूरा 2 आयोटा एच कट इंटू में x px प्लस का px इंटू में x। और मैं यहाँ पर अपने एच कट को लिख सकता हूँ h अपॉन में 2 पाई। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा h अपॉन में 2 पाई, बस पूरा की पूरा क्या बनने वाला है, सोल्व करने के बाद आयोटा एच कट अपॉन में पाई इंटू में x px प्लस का px इंटू में x। दैट इज आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी नहीं आया है तो आपको जरूरत है क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट 1 के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर नंबर 3 के अंदर कम्यूटेटर्स, तो आपको कम्यूटेटर्स को वहां पर देखने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको पता होना चाहिए, वी शुड नो दिस दैट कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में px इज इक्वल टू आयोटा एच कट इंटू में 2x। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ d बाई dx इज, तो इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना है कि जब आप लोग लगाते हो इसके ऊपर डैगर, आपके पास क्या निकलने वाला है माइनस का d बाई dx। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर हीलियम प्लस आयन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव द लोवेस्ट एनर्जी। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 4s 4p 4f एंड ऑल हैव सेम एनर्जी। आपके पास ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था, टीफर एग्जाम के अंदर पास ये क्वेश्चन आया था। आई होप कि आपको ये आंसर आता हो। बाकी हमने हाइड्रोजन एटम को काफी डिटेल के अंदर पढ़ा है कोर्स के अंदर, वहां पे लोग बात कर रहे थे कि अगर आपके पास सिंगली ऑक्यूपाइड सिस्टम होता है, आपके पास यहाँ पर क्या है हीलियम प्लस है, आपके पास क्या होता है एक सिंगली ऑक्यूपाइड यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और आप लोग पढ़ चुके हो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है आपके ऑर्बिटल्स की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में क्या है 4s है 4p है एंड 4f है। और इन तीनों ऑर्बिटल के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या है 4 है। दैट मींस आपके पास यहाँ पर इनकी एनर्जी भी क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, देन 2s इज इक्वल टू 2p, देन 3s 3p एंड 3d हैव इक्वल एनर्जीज, देन 4s 4p 4d एंड 4f हैव इक्वल एनर्जी। तो आई होप कि आपको वेल क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको जरूरत है हाइड्रोजन एटम को पढ़ने की, जिसको मैंने डिस्कस किया है लेक्चर सीरीज के अंदर। तो वहां पर जाकर आप लोग हाइड्रोजन एटम के लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन। तो एवरेज वैल्यूज तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी मॉडल हो, चाहे आपके पास होने वाला है पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, रिजिड रोटर मॉडल, सिंपल हार्मोनिक मॉडल, या फिर आपके पास होने वाला हाइड्रोजन एटम। तो आपको हर एक मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग एवरेज वैल्यूज को डायरेक्टली याद करना है। और ऐसे जो कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का पास क्या होती है 0 होती है, और एवरेज वैल्यू ऑफ पास क्या होती है 0 होती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर चेक करना है कि कहां पर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन है और एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स आपको इक्वल टू 0 गिवन है। आपके पास यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स बोथ आर 0। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको एवरेज वैल्यू कंसेप्ट को समझना है। बाकी आप लोग यहाँ पर अपने फंक्शन का यूज कर आप लोग यहाँ पर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के फंक्शन को यूज कर भी आप लोग एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो। बट ये क्वेश्चन आपके पास आने वाला है 2 मार्क्स के अंदर, और अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है 2 मार्क्स के अंदर, दैट मीन्स आपको इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली ही याद करना है। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स बोथ आर इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है वी शुड डायरेक्टली मेमोराइज द रिजल्ट ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटर एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको इनकी एवरेज वैल्यूज को डायरेक्टली ही याद करना है। आई होप कि आपको डायरेक्टली याद भी होंगी और आप इन सबको यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, यहाँ पास क्या आते सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपस के आने वाले हैं वो कम मार्क्स के आएंगे। अब हम लोग करने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और आपके पास ये क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, थोड़े से लेंथी होंगे, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आ सकती है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L in the region between L/4 and 3L/4 for quantum number
नंबर इक्वल टू 1 विल बी। अब आप लोग प्रोबेबिलिटी को इस लिमिट के अंदर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साई इंटू में लगाने वाले हो L/4, यहाँ पर 3L/4। आप लोग यहाँ पर इस इंटीग्रल का डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बताया डायरेक्ट फॉर्मूला कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, तो आप लोग वहां पर इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/L इंटू में x लोअर लिमिट, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा अपर लिमिट आएगा, माइनस का 1/2n पाई साइन ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाय L लोअर लिमिट, और यहाँ पर क्या आएगा अपर लिमिट आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर अपनी लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को अप्लाई करना है। आपके पास क्या निकल जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग प्लीज को याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर CSIR नेट एग्जाम के अंदर आपके पास इस फॉर्मूले के ऊपर से काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी 4-4 मार्क्स के अंदर। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करोगे P इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई इंटू में डी टाउ, तो आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, बाकी रिजल्ट पास क्या आने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया फॉर्मूले को, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लगानी है यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बस यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/L इंटू में यहाँ पर क्या आने वाला है, ऊपर पहले आएगा अपर लिमिट, माइनस का क्या आने वाला है लोअर लिमिट आने वाला है, क्या बन जाएगा 3L/4 माइनस का L/4 माइनस का 1/2n पाई। आपके पास यहाँ पर n क्या है, क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पर n को 1 पुट कर दिया है। फिर आपको यहाँ पर लगानी है अपर लिमिट और फिर आपको लगानी है लोअर लिमिट, क्या बनने वाला है, बनने वाला है sin 3π/2 माइनस का sin π/2, या पास क्या होता है माइनस का 1 होता है, या पास क्या होता है 1 होता है। और जब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा और मैं करूंगा तो पास क्या निकलने वाला है, 1/2 प्लस का 1/π। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से आपके पास CSIR नेट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और IIT जैम के अंदर अब यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ पार्टिकल इन 3D क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ L हैज द एनर्जी 14h² 8 ml²। द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट इज, आपके पास यहाँ पर क्या है 3D क्यूबिक बॉक्स है, आपको बतानी है डीजनरेसी, आपको एनर्जी गिवन है दैट इज 14h² 8 ml²। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक बॉक्स के लिए आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है nx² प्लस का ny² प्लस का nz² इंटू में h² 8 ml²। और जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करने वाला हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी एनर्जी गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर 14h² 8 ml²। और जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ बस क्या निकलने वाला है, निकल जाएगा nx² प्लस में ny² प्लस में nz² इज इक्वल टू 14। और अब आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे अपने कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं मैंने आपको लेक्चर के अंदर सिखाया था। बाकी आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर बनने वाली है nx² प्लस का ny² प्लस का nz² इज इक्वल टू 14। यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने नंबर्स को, तब तक आपको यहाँ पर लिखना है जब तक आप लोग 14 तक एक्सटेंड नहीं कर पाते हो। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 आपको लिखना है, 2 आपको लिखना है, 3 आपको लिखना है। यहाँ क्या होता है आपको होने वाला है 1, यहाँ पास क्या होता है 4 होता है, पास यहाँ पर क्या होता है 9 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा इसके ऊपर भी 4 पास क्या बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा। और आपको जो 16 है ये इस 14 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पर 4 के स्क्वायर कंसीडर नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ पर उतने ही नंबर्स लिखने हैं जिनको स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पर 14 से कम नंबर मिले। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब आपको इन नंबर्स को 3 बार लिखना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बनाकर देखने कॉम्बिनेशंस कि कब आपके पास यहाँ पर बनने वाला है सम 14 के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर सम करने वाला हूँ 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का, क्या निकलने वाला, निकल जाएगा पास 9 प्लस का 9 प्लस का 9 दैट इज 27। और ये 27 हमारे पास यहाँ पर क्या है 14 से बड़ा है, दैट मीन्स आपके पास ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करने वाला है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्बो को ट्राई करूंगा। मैं यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्या बनने वाला बन जाएगा 4 प्लस का 9 प्लस का 9 पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 14 ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मीन्स nx इज इक्वल टू 1, ny इज इक्वल टू 2 और nz इज इक्वल टू 3। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। मैं करूंगा यहाँ पर इनपर क्या बनने वाला है, वो 14 के बराबर ही बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर स्टेट आ जाएगी 1, 2 और 3। और जितनी एनर्जी आपके पास होने वाली है स्टेट की, सेम उतनी ही एनर्जी आपके पास होने वाली है 213 की, 312 की, 132 की, 231 की और 321 की। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर डिजनरेसी क्या होने वाली है, 6 के बराबर होने वाली है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पार्ट इन बॉस के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विद द फॉर्म ऑफ द रेडियस
रेडियल फंक्शन। आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है आर स्क्वेयर इंटू में अल्फा 1 माइनस का आर, अल्फा 2 माइनस का आर, ई रेज टू द पावर माइनस बीटा आर, वेयर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज। आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है ये किस ऑर्बिटल का है आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं 3D, 4f, 5d एंड 5f। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन एटम, मैंने आपसे वहां पर कहा था कि आप लोग हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हो, आपके पास जो फंक्शन होता है हाइड्रोजन एटम का उसके अंदर आपके पास होता है रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है रेडियल फंक्शन। और आपको पता है कि आपके पास जो रेडियल वाला पार्ट होता है RNL वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L e रेज टू दी पावर माइनस का ZR अपॉन में A0। और आपके पास यहाँ पर होता है L n प्लस एल 2l प्लस 1। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं लगूरे वाले टर्म। आपको यहां से क्या मिलने वाली है, आपको यहां से मिलते हैं कि आपके इस फंक्शन के अंदर कितने रेडियल नोड्स हैं, कितने क्या है रेडियल नोड हैं। आपके पास होता है इस पार्ट के अंदर 3 टर्म आपके पास यहां पर होने वाली है। r रेज टू दी पावर l वाली टर्म आपके पास एक होती है एक्सपोनेंशियल और आपके पास यहां पर एक होती है लगूरे। तो आपके पास इस फंक्शन के अंदर जो भी टर्म ये आई हुई है ब्रैकेट के यहां पर क्या है अल्फा 1 माइनस का r है, अल्फा 2 माइनस का r है, आपके पास कहां से आई होगी, ये आपके पास आई होगी इस लगूरे वाली टर्म के अंदर। और लगूरे से आप लोग निकालते हो कि आपके फंक्शन के अंदर, आपकी रेडियल फंक्शन के अंदर कितनी रेडियल नोड है। आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें पता हो, आपको रेडियल वाला फंक्शन पता हो, RNL आपको पता हो कि आपको यहां से क्या निकालते हो, आप यहां से निकालते हो टेलस वैल्यू ऑफ L, आप यहां से निकालते हो L की वैल्यू क्या है। आपको यहां से पता चलता है लगूरे वाले टर्म से कि आपके पास यहां पर कितने रेडियल नोड प्रेजेंट है आपके रेडियल वाले फंक्शन के अंदर। तो आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर होने वाली 2 टर्म ब्रैकेट के अंदर, दैट मींस आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, 2 नोड होने वाली है आपके इस फंक्शन के अंदर। इसको आपको इस तरीके से ही पहचानना है और इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर आपके इस फंक्शन के अंदर L की वैल्यू क्या है। तो आपके पास यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां पर गिवन है R का स्क्वायर, यानी कि R के ऊपर पावर क्या है 2 के बराबर है। और जब आप लोग इसको कंपेयर करने वाले हो 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L से, तो आप लोग यहां पर डायरेक्टली बोल पाओगे कि आपके पास यहां पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। दैट मींस आपका L यहां पर क्या है 2 के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास L होता है 0 पास क्या बन जाएगा, वो s ऑर्बिटल बन जाएगा। L इक्वल टू 1 का पास क्या होता है p ऑर्बिटल होता है। L इक्वल टू आपस के होने वाला है d ऑर्बिटल होने वाला है। तो आपको पता चल गया है कि आपके पास यहां पर ऑर्बिटल कौन सा है, आपके पास यहां पर होने वाला है d ऑर्बिटल। अब बात करते हैं कि आपके पास यहां पर जो d ऑर्बिटल है ये आपके पास 3d का है, 4d का है या फिर 5d का है। यानी कि आपको यहां पर निकालनी पड़ेगी अपनी n की वैल्यू, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ती है फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड, दैट इज इक्वल टू n माइनस का l माइनस का 1। आपको पता है यहां पर इस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है 2 रेडियल नोड है। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर 2 इज इक्वल टू n माइनस का l माइनस का 1। आपके पास यहां पर l की वैल्यू क्या है, आपके पास यहां पर l की वैल्यू है 2, मैंने यहां पर उसको पुट किया हुआ है। n माइनस का 2 माइनस का 1 पास क्या बन जाएगा, यहां पर बनने वाला है n इज इक्वल टू 5। दैट मींस आपके पास यहां पर कौन सा ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल आपको यहां पर गिवन है, हेंस 5d इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहां पर अपने आंसर्स को मैच करना है, आपको मार्किंग देनी है। जितने भी मार्क्स आपके आते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता हो कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, वो कितने पानी के अंदर है, या फिर उनको सारी बातें समझ में आ रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन YLM थीटा फाई विद एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ L and M इज एन आइगन फंक्शन ऑफ LX स्क्वायर प्लस में LY स्क्वायर ऑपरेटर। द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इज, आपके पास यहां पर क्या है 4 ऑप्शन है, आपको इन 4 ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन टिक करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है, आपको पता है वी नो 2 थिंग्स। आपको पता है कि जब मैं यहां पर L स्क्वायर वाले ऑपरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं, पास क्या निकलने वाला है L इंटू में L प्लस 1 इंटू में h कट स्क्वायर इंटू में साइन निकलने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो L क्वांटम नंबर होता है कैसे निकलता है ये, जब मैं अपने L स्क्वायर वाले ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पर L वाला क्वांटम नंबर निकल जाता है। और जब मैं अपने यहां पर LZ स्क्वायर के ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं अपने फंक्शन के ऊपर, क्या निकलता है आपके पास, यहां पर आपके पास निकलने वाली यहां से ML की वैल्यू, यानी कि आपके पास जो होता है M क्वांटम नंबर वो आपके पास निकलता है जब मैं अपने LZ स्क्वायर के ऑपरेटर को अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करता हूं। तो आपके पास यहां पर क्या निकलने वाला है M स्क्वायर इंटू में h कट का स्क्वायर निकलता है। आई होप कि आपको ये बातें पता हो। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको ये पता है कि आपके पास जो L स्क्वायर होता है इसके यहां पर होने वाला है LX का स्क्वायर, LY का स्क्वायर और LZ का स्क्वायर। दैट मींस अगर आप मैं यहां पर इस ऑपरेटर की कॉम्बिनेशन को फंक्शन के ऊपर लगाऊंगा तो मेरे पास आइगन वैल्यू निकल कर आती है L इंटू में L प्लस 1 इंटू में h कट का स्क्वायर निकल कर आती है। और अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ LZ स्क्वायर को लगाऊंगा, मेरे इसका निकलने वाला है M स्क्वायर इंटू में h कट का स्क्वायर निकलने वाला है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज यहां पर कंपेयर कर देखना है। अगर मैं यहां पर लगाने वाला हूं LX स्क्वायर प्लस में LY स्क्वायर प्लस में LZ स्क्वायर, बस क्या निकल जाएगा L इंटू में L प्लस 1 इंटू में h कट का स्क्वायर निकल जाएगा। आपको पता
पता है कि आपके पास LZ स्क्वायर ऑपरेटर के कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू क्या थी, आपके पास थी m स्क्वायर अपॉन मैच कट का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर इसको पुट कर दिया है, मैं लेकर जाऊंगा इसको, यहां पर क्या बनने वाला है LX का स्क्वायर प्लस का LY का स्क्वायर, आपके पास क्या बराबर हो जाएगा, वो आपका इक्वल टू हो जाने वाला है L इंटू में L प्लस 1 H कट का स्क्वायर माइनस का M स्क्वायर इंटू में H कट का स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर ले लूंगा H कट स्क्वायर को, मेरे पास क्या बन जाएगा L इंटू में L प्लस 1 माइनस का M स्क्वायर इंटू में H कट का स्क्वायर। आपके पास यहां पर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के नंबर 1 आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो, वहां पर मैंने सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट्स आपको बताए हुए हैं। तो सारे लेक्चर्स एकदम फ्री है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आप उन सभी लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, वहां से आप लोग सारे के सारे कंसेप्ट सीख सकते हो और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग विद इन 30 सेकंड्स बड़े इजीली अप्रोच भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपके पास यहां पर 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनके अंदर से आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहां पर गलत है। आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन है, इनके अंदर से ही आपको यहां पर कुछ ना कुछ ऑप्शन को टिक करना है। तो पढ़ते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स रिमेन कांस्टेंट। तो आपको पता है कि आपके पास जो होता है एसएचओ मोशन, उसके अंदर आपके पास जो लाइंस है उनके बीच आपस में जो स्पेसिंग होती है आपस क्या होती है, वो 1/2 hν के बराबर होती है और ये आपके पास क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट ही होती है, ना तो ये इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, आपके पास ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 आपस क्या हो जाएगी, यहां पर सही हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर ए मोर्स पोटेंशियल द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन एन। तो आपके पास जो मोर्स ऑसिलेटर होता है, आपके पास जो रियल सिस्टम होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, यानी कि मोर्स ऑसिलेटर, उसके अंदर आपके पास जो स्पेसिंग होती है वो आपके पास कुछ इस टाइप की होती है और विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन आपके पास ये क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। आपके पास यहां पर ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है, इंक्रीज गिवन है। दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। आई होप कि आपको पता हो कि मोर्स ऑसिलेटर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास जो स्पेसिंग होती है वो किस तरीके से आपके पास फॉलो होती है। अगर नहीं पता है तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी की सारी बातें बताई हुई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, हार्मोनिक ऑसिलेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आपके पास जो यहां पर होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके अंदर आपके पास यहां पर जो लाइंस होती हैं ये आपके पास इस तरीके से चलती रहती है, इनके बीच में आपके पास जो गैप है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन आपके पास यहां पर कभी भी आपके मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन भी नहीं होता है। आपके पास वो इस तरीके से आपका ग्राफ होता है और ये इस तरीके से ही आपका ग्राफ यहां पर ऊपर की तरफ भी आप लोग इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से डिसोसिएशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए ही आपके पास क्या आया था, मोर्स पोटेंशियल का ग्राफ आया था। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मोर्स पोटेंशियल के ग्राफ से ही डिसोसिएशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है, आपके पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन मोशन होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, मोर्स ऑसिलेटर ही होता है, जो कि आपके पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर, दैट इज मोर्स ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको रियलिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन मोशन को समझना है तो आप लोग क्या यूज करते हो, मोर्स ऑसिलेटर का ही यूज करते हो। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट नंबर 1 पास क्या है, सही है, 2 आपके पास क्या है, गलत है, 3 क्या है, गलत है, 4 क्या है, सही है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर अपना पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाना आता हो, कि आप लोग किस तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर कर्व बनाते हो और मोर्स पोटेंशियल ऑसिलेटर कर्व बनाते हो। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्पेसिंग रिमेन्स सेम इन एसएचओ एंड डिक्रीज इन मोर्स ऑसिलेटर एंड मोर्स ऑसिलेटर एक्सप्लेन द डिसोसिएशन एनर्जी कंसेप्ट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये थे आपके पास 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा, या फिर जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, आपके सारे के सारे डाउट यहां पर सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करना है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।